अनूपपुर के बाद अब रुख बड़ा मेहलरा का करते हैं। देखते हैं यहां किसका बोलबाला है। बड़ा मेहलरा में दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है। इस सीट पर पहली बार साल 2006 में उपचुनाव हुआ था, जब 2003 में 10 साल पुरानी दिग्विजय सिंह की कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए उमा भारती को बड़ा मेहलरा सीट से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में चुनाव मैदान में उतारा गया था। उमा भारती मुख्यमंत्री चुनी गई, लेकिन तिरंगा यात्रा मामले में 21 अगस्त 2004 को इस्तीफा देने के बाद बड़ा मेहलरा सीट पर 2006 में उपचुनाव हुआ, जिसमें कपूर चंद दोबारा बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए। वहीं अब प्रद्युम्न सिंह लोधी के दल बदल के कारण दूसरी बार बड़ा मेहलरा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसमें फिलहाल किसका बोलबाला है, इस पर चर्चा शुरू करें। इसके पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बड़ा मेहलरा में उपचुनाव का घमासान, जिसमें जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। हालांकि यहां सबकी नजर इस बात पर भी है कि बसपा के उपचुनाव लड़ने के चलते दोनों प्रमुख दलों में किसे ज्यादा नुकसान होगा। बड़ा मेहलरा में कांग्रेस के बागी प्रद्युम्न सिंह लोधी अब बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ रामसिया भारती पर दांव लगाया। वहीं बसपा से अखंड प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। हर सीट के सियासी इतिहास को देखें तो यहां अब तक 14 बार आम चुनाव और 1 बार उपचुनाव हो चुका है। इसमें 6 बार बीजेपी तो 5 बार कांग्रेस को कामयाबी मिली है। वहीं पिछले 3 चुनावों की बात की जाए तो 2008 में भारतीय जनशक्ति पार्टी की रेखा यादव जीती थी। उन्होंने कांग्रेस की मंजुला शील को करीब 6,500 मतों के अंतर से हराया था। वहीं 2013 में रेखा यादव बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ी और इस बार उन्होंने कांग्रेस के तिलक लोधी पर करीब 1500 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर 1993 के बाद पहली बार जीत दर्ज करने में सफल रही। पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए प्रद्युम्न सिंह लोधी ने बीजेपी की ललिता यादव को 15,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। बड़ा मेहलरा के जातीय समीकरण को देखें तो 2 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली सीट पर लोधी यादव किसी भी दल की जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। दोनों समाज की मतदाताओं की संख्या 70,000 से ज्यादा है। इसके अलावा ब्राह्मण मतदाता भी 15,000 से ज्यादा हैं। बात समस्याओं की करें तो इस विधानसभा में इनकी कमी नहीं है। पानी के लिए लोग आज भी परेशान हैं। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं रहते, रोजगार के साधन नहीं है, लिहाजा लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। सड़कें बदहाल हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति ठीक नहीं है। अब इन सब के बीच बड़ा मेहलरा में जीत की बाजी किसके हाथ लगती है, असल रोमांच इसे लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। बड़ा मेहलरा में किसका बोलबाला रहेगा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव, और बड़ा मेहलरा से हमारे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हम बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी और क्षेत्रीय नेताओं से भी। सबसे पहले मनीष से ही जान लेते हैं। मनीष, चुनावी रण में अब जबकि अंतिम चरण कहा जा सकता है, काउंटडाउन शुरू होने वाला है, हो ही गया है कहना चाहिए, क्या नजर आ रहा है आपको? बड़ा मेहलरा का कितना रोचक चुनाव आपको दिख रहा है? जैसे कि निर्मल जी बता दें, बड़ा मेहलरा चुनाव जो है ये खास चुनाव माना जाता है। यहाँ पर प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती, जो कि यहाँ से चुनाव लड़ी थी और चुनाव लड़ने के बाद मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रही है। इसके बाद भारतीय जनशक्ति पार्टी से रेखा यादव, उसके बाद प्रद्युम्न सिंह लोधी लगातार यहाँ पे चुनाव जीते थे। लेकिन प्रद्युम्न सिंह लोधी के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के बाद यहाँ पर भाजपा पार्टी से प्रद्युम्न सिंह लोधी को टिकट दी है, जिससे ये उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि बता दें, यहाँ पर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उन नेताओं का समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं है, जबकि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर बड़े बड़े नेताओं द्वारा एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने जहाँ रामसिया भारती को कोई भगवा पहने साध्वी नहीं होता है कि आरोप लगाए, तो वहीं रामसिया भारती जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनने रेत माफिया
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जानकारियां अब तक काफी आ चुकी हैं, कुछ नया ताजा वहां पर क्या हो रहा है, किसका पलड़ा आपको अब भारी नजर आ रहा है? जैसे कि निर्मल जी बता दें, लगातार यहाँ पर यादव वोट और लोधी वोट इस चुनाव में खासा असर डालता है, क्योंकि बसपा से अखंड प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है, तो यहाँ पर यह त्रिकोणीय मुकाबला समझ में आ रहा है। अभी हार जीत की बात करें तो लगातार 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर सभाएं कर चुके हैं, हार का डर है, जिसके कारण भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ पर चुनाव मैदान में है। तो क्या मतलब आपका कहना है कि बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है? अभी की बात करें तो कहीं से भाजपा को हटना पड़ रहा है, जिसके कारण भाजपा के नेता यहाँ आ रहे हैं। अभी तो यहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी रामसिया भारती का पलड़ा भारी चढ़ रहा है। मनीष, आज जो है एक फोटो भी व्हाट्सएप पे आई है प्रद्युम्न सिंह लोधी जी की, वो एम्बुलेंस में लेटे हुए हैं। क्या हुआ उन्हें और क्या हालचाल है उनके स्वास्थ्य का? जैसे कि बता दें, बड़ा मल्ला चुनाव में लगातार बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हो रही हैं, उस रैलियों के कारण पहले भी प्रद्युम्न सिंह लोधी का स्वास्थ्य खराब हो गया था और अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। मनीष मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ रामसिया भारती खुद जुड़ चुकी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं। रामसिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। रामसिया जी, आप सुन पा रही हैं? चलिए, रामसिया जी से संपर्क करने की हम दोबारा कोशिश करेंगे। जी मनीष, आप अपनी बात पूरी कीजिए और बताएं कि कैसी सेहत है जो है प्रद्युम्न सिंह लोधी जी की, क्या हुआ है उन्हें? जैसे ये बताया, प्रद्युम्न सिंह लोधी की चुनाव प्रचार के दौरान भी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण वहां यहाँ बड़ा गया था। आपका नेटवर्क गड़बड़ा रहा है लगता है। चलिए, मनीष जुड़ेंगे तो फिर उनसे सेहत के बारे में पूछ लेंगे। अवधेश जी, बड़ा ही रोचक मुकाबला हो गया है, खासकर अखंड प्रताप जी ने जो है बड़ा महिला को त्रिकोणीय कहीं ना कहीं बनाई दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अखंड प्रताप जी का तो शुरू से, जहां तक मुझे याद है 1977 के चुनाव से जी अभी तक, पहले वो जनता पार्टी के चुनाव पे लड़े, उसके बाद पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में गए, फिर जी। एक मिनट रोकूंगा अवधेश जी, आप अपनी बात रखेंगे, आगे जरूर जारी रखिएगा। मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि रेखा यादव, जो कि पूर्व विधायक हैं, वो भी हमसे जुड़ गई हैं। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी चर्चा में आपको भी हम शामिल करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी हैं, मेरे साथ और हमारे दर्शकों के साथ आप उनकी पहले टिप्पणी सुन लें, जो कि इस समय जारी है। जी अवधेश जी, बोले प्लीज। तो अखंड प्रताप जी सन 77 में जनता पार्टी से चुनाव लड़े, उसके बाद 2.5 साल में जब सरकार गिर गई तो फिर ये कांग्रेस से चुनाव लड़े, उसके बाद फिर ये भाजपा से चुनाव लड़े, भाजपा में मंत्री भी रहे। तो अखंड प्रताप जी तो वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं जातिगत तौर पर, और वर्तमान में यादव वोट है वहाँ, काफी हैं, लोधी और यादव नंबर पे यादव हैं जी। हाँ, लेकिन उनका गणित ये दिख रहा है कि लोधी वोट 2 समुदाय में बढ़ जाएंगे, एक ही समुदाय के 2 कैंडिडेट, बिल्कुल, तो लोधी वोट यहाँ डिवाइड हो जाएंगे और ये ध्रुवीकरण हो जाएगा, और बसपा का जो वोट बैंक है, जो भी 5-10% है, वो हमारे साथ आ जाएगा। लेकिन वर्तमान में भाजपा ने वहां पर क्या किया है, सबसे मुख्य काम जो जनता की रिपोर्ट है कि पिछले चुनाव में प्रद्युम्न सिंह लोधी जब कांग्रेस से जीते थे, तो उसमें जितने भाजपा के कार्यकर्ता या कांग्रेस के कार्यकर्ता या अन्य लोग जो निर्दलीय के रूप में खड़े हो गए थे, उन सबको उन्होंने भाजपा में शामिल कर लिया है, मना करके। और इस समय चूंकि हर आदमी का कुछ ना कुछ 100-200 का वोट बैंक भी होता है, तो वो प्लस पॉइंट जा रहा है भाजपा के लिए। तो इस तरीके से भाजपा की स्थिति वहां पर मजबूत दिख रही है। ये रेखा यादव जी से पूछ लेते हैं। रेखा यादव जी, अवधेश जी का जो कैलकुलेशन है, ये अच्छी बात नजर आ रही है आप लोग के लिए कि आपका पक्ष मजबूत नजर आ रहा है? कैसा? आपकी पार्टी चुनाव के मैदान में मजबूत नजर आ रही है? बिल्कुल भैया, मजबूत है पार्टी हमारी यहाँ पे। अब मैं ये जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि बाहरी प्रत्याशी को आप अपने पार्टी में लेके आए, फिर मजबूती की बात कहां से आती है? अगर वो कमजोर मजबूत होता बंदा लोधी प्रद्युम्न सिंह जी, तो वो कांग्रेस छोड़ते ही क्यों? आप कैसे विश्वास कर सकते हैं उन पे?
अब ये तो आपको 10 तारीख को पता चलेगा कि वो कितना मजबूत है जी और भारतीय जनता पार्टी किसी को ऐसे नहीं तोड़ती है जी जब जो अपना परिवार नहीं संभाल पाता है और घर का सदस्य आपका परिवार से बाहर निकल रहा है जी। और अगर वो कहीं खड़ा है तो उसको हम लोग परिवार में शामिल करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। मतलब पहले उसकी वजनदारी तोली जाती है, उसके बाद शामिल किया जाता है, अगर काम का है तो ही लिया जाता है। नहीं, काम का नहीं है। आप भाई जिसके परिवार का सदस्य है जी। वो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं भाई उनको अपना परिवार संभालना चाहिए। अगर वो अपना परिवार नहीं संभाल रहे हैं, उनके परिवार का सदस्य अगर सड़क पे कहीं भटक रहा है तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं। रेखा जी, आप पूर्व विधायक भी हैं, काफी अनुभव भी आपको, राजनीति का भी काफी ज्ञान है। एक ये बार बार सवाल उठता है कि विभीषणों पर जो है हर बार भरोसा नहीं किया जा सकता, वो किसी के साथ भी विभीषणगिरी दिखा सकते हैं अपनी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बड़े सब अनुशासन में रहते हैं और पार्टी के नहीं, आप लोग तो रहते हैं, नो डाउट, कैडर बेस पार्टी की हैं आप, लेकिन ये जो कांग्रेस से आयातित हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लोधी जी की। ये हमारा पुराना कार्यकर्ता है पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है। फिर कांग्रेस में क्यों चले गए थे? टिकट नहीं मिला है तो आदमी भटक जाता है। जो टिकट देता है, भाई कमलनाथ जी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था तो उनको तो ये था कि जो भी सामने आ जाए हम उसको टिकट दे दें, उनको तो लड़ाना है। मतलब लोधी जी के वापस कांग्रेस में जाने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं? किसकी? अगर टिकट ना मिले आगे चल के इनको तो वे वापस कांग्रेस में चले जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे, नहीं जाएंगे वो। इस कैसे दावे से कैसे कह सकती हैं आप? अब बिल्कुल दावे से कह सकते हैं, हम लोगों को पूर्ण भरोसा है, अब वो कहीं नहीं भटकेगा और दोबारा परिवार में। ऐसी कौन सी कसम खिला दी है आपने? आप वो तो हम लोग अपना अंदर की बात है, ये सब ऊपर नहीं करते हैं। संगठन का जो निर्देश होता है उसके अनुसार चलते हैं। अच्छा, मतलब ये रहस्य ही रहता है कि किस तरीके से आप लोग बांध के रखते हैं। आपको लोधी जी में क्या क्या खूबियां नजर आती, क्यों चुने उनको जो है बड़ा मलारा की जनता? जबकि समस्याओं की बात करें तो चाहे पानी हो, चाहे रोजगार हो, तमाम स्वास्थ्य की बात करें, अब तक मुंह बाय खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री ने 2006 में जो है शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको गोद लिया था बड़ा मलारा को। क्या यही विकास की परिभाषा है बीजेपी की? नहीं, यहाँ पे आप अभी 15 साल का विकास देखेंगे। 15 साल पहले 2003 के पहले का विधानसभा देखिए आप, तो उस समय बड़ा मलारा कहाँ खड़ा था। आज 15 साल में विकास कितना दिख रहा है, जमीन पे कितना उतरा है, ये आप यहाँ मैदान में आए तो आपको सामने दिखेगा। बिल्कुल मैदान में बिल्कुल रेखा जी, तो आपको मैं डिबेट में बनाए रखना चाहूंगा, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता अनीस खान हमारे साथ जुड़ गए। खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। जी धन्यवाद सर। खान साहब, जैसा कि आप शायद सुन रहे होंगे, रेखा यादव जी बता रही थी कि मैदानी रूप में काफी विकास भी हुआ है और काफी मजबूत है बीजेपी वहां पर। 15 साल चूंकि लोगों का राज है, 10 साल आप खुद रेखा यादव जी हमारी आदरणीय विधायक रही है वहाँ पर। जी। लेकिन आज मैं उस क्षेत्र में घूम रहा हूँ जहाँ पर रोड नहीं पहुँच पाई है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी ने गोद लिया था, हमें लगता है वो अभी गोद में ही खेल रहा है। वहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ है सर जी। लेकिन देखने की बात यह है कि आदमी पानी के लिए आज भी वहाँ तरस रहा है। और बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र यही होते थे। इसको शिवराज सिंह जी और आदरणीय उमा भारती जी 2 बार गोद ले चुकी हैं, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। सिर्फ मात्र 15 महीने हम लोगों को मिले, 11 महीने वहां पर जो चीज अभी कांग्रेस ने कराई है वो अभी सबके सामने है। आप ये बताएं साहब कि रामसिया भारती जी को अगर जिताती है जनता तो क्या हो जाएगा विकास? क्योंकि वो भी अभी कुछ नई नवेली कहे राजनीति में, तो कोई गुरेज नहीं हो सकता इस बात। नहीं, इसके पहले वो हमारी कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष थी, हमसे जुड़ी हुई है पहले से और काम कर रही है वहाँ पर। क्योंकि वो 6 साल की उम्र से उसी विधानसभा में कथा बाटा के रूप में भी एक कानून के रूप में है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से भी लाभ पहुंचा रही है। अब उसमें राजनीतिक तौर पर जुड़ के हम लोगों के साथ में, हमारे आदरणीय विधायक लोगों के साथ में जुड़कर निश्चित तौर पर अगर कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो वहाँ विकास की गंगा बहाएंगे। बनती है, मतलब कहीं ना कहीं खान साहब आपको संशय है। रेखा यादव जी, क्या जवाब देंगी अनीस खान जी की बातों का, आप खासकर विकास? अनीस खान जी से आप मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी जगह घूमते रहे जहाँ इनको सड़कें नहीं दिखी हैं? जी। पहली बात, पानी की आप बताइए कि कहाँ पानी की कमी हो रही है। आज यहाँ तालाब, बड़े बड़े डैम बनवाए जा रहे हैं, तो सिंचाई के साधन भी यहाँ हो रहे हैं, पेयजल भी यहाँ हो रही है, सड़कें भी यहाँ हो गई हैं।
अस्पतालें भी हो गई हैं, किस चीज की कमी दिख रही है इनको? ये हमें हो सकता है कहीं हमें देखने में कमी हो, तो ये हमें बता सकते हैं कि कहाँ किस चीज की कमी है? बताइए खान साहब। नहीं, हमारे आदरणीय विधायिका जी ने खुद पूरा क्षेत्र घूमा है। हम लोग भी नया खेरा, अंधियारा इस साइड सब घूम के आए हैं, नमानी साइड। आपको उनको खुद मालूम होंगे, तो 3 गांव ऐसे हैं जिसमें आपका ये गुरसरा और ये ब्यारा, तो यहाँ पर रोड ही नहीं है। आदिवासी लोग यहाँ पर रहते हैं। हम लोग इस क्षेत्र में चूंकि इस साल हम लोगों ने काम किया है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। मतलब जो काम किया है वो कमलनाथ सरकार ने किया था? नहीं, कमलनाथ जी को 11 महीने मिले हैं मात्र। 15 महीने की सरकार थी, 11 महीने मिले हैं। बाकी 10 साल आदरणीय हमारी विधायक बहन रेखा यादव जी विधायक थी। इसके पहले उमा भारती जी ने गोद लिया था। ये चूंकि इन लोगों का वहाँ पर कब्जा रहा है अधिकतर जी। सिर्फ उमा यादव आदरणीय आपकी रेखा यादव की भाभी जी पहले विधायक रही है वहाँ पर 5 वर्ष। वो मेरी भाभी नहीं थी, वो ननन थी भैया। जी जान दी। सॉरी। आप उस पार्टी में हैं और आपकी पार्टी से वो विधायक रही हैं, तो आप पहले रिश्तों को भी समझ लें कि वो कौन थी। मेरी बच्चा भाभी नंद उसमें थोड़ा हो सकती है, लेकिन हाँ जी। और जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, वो जब 2018 का चुनाव हुआ है उसके पहले मैंने उसके टेंडर लगवाए थे, लेकिन जब आपकी सरकार बनी है तो 15 महीने में उसका पता नहीं चल रहा है कौन से किनारे कहाँ गया। भाजपा ने पूरे रुकवा दी है। नहीं, आप पता कि हमें करना क्या है ना? समझ में तो आना चाहिए कि हमें क्या करना है। खान साहब, आपके आरोपों में दम नजर नहीं आ रही है जी? आपके आरोपों में दम नजर आ नहीं रही है जिस हिसाब से रेखा जी जवाब दे रही हैं। नहीं, रेखा जी हमारी बहन है और उन्हें सब हकीकत मालूम है, क्योंकि उनका काम करने में प्रद्युम्न सिंह की टिकट दे दी गई थी, आपकी टिकट काट दी गई थी, आप काम कर रही थी, क्योंकि हमारे साथ में ही रहेंगी लोग, हमें पूरा विश्वास है जी। अच्छा, ये जानना चाहेंगे खान साहब कि उमा भारती जी ने तो जो है सभा के दौरान, मंचों के दौरान जो है अपने प्रत्याशी को, कांग्रेस के बीजेपी के प्रत्याशी को जो है विजय की माला ही पहना दी है, तो अभी तो ऐसा लगता है वाकओवर ही दे दिया है। नहीं, उमा भारती जी ने चूंकि अभी मन से ही बोला है कि मैंने एक बार यहाँ पर भाजपा की जमात जब्त कराई थी, जनशक्ति से था, और हम लोगों को उम्मीद है कि दोबारा ही भाजपा की जमात जब्त करवाएंगी हमारी उमा भारती जी। रेखा यादव जी क्या कहना चाहेंगी? अरे भाई, जमानत जब्त जब हुई थी, जब मैं मैदान में थी सामने जी, तो भाजपा अलग थी, जनशक्ति अलग थी। मैं उस समय जनशक्ति से जीती थी, और भाजपा की वास्तव में जब जमानत जब्त हुई थी, जो उमा जी ने कहा है, इसको नहीं हम बैठेंगे, लेकिन आज भाजपा, हम लोग सब एक परिवार में चल रहे हैं। अब भाजपा से हम अलग नहीं है, भाजपा के साथ खड़े हैं। हम लोगों की डबल ताकत और भी हम लोगों के साथ जुड़ के आए हैं। आप लोगों के साथ करके दे रहे हैं। खान साहब और रेखा यादव जी, मैं ये चाहूंगा कि बहस तो चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे। मैं 2-2 मिनट का समय आप दोनों को देना चाहूंगा कि आपके प्रत्याशी को आखिर जनता क्यों जीता है। पहले रेखा यादव जी को समय दे देते हैं। रेखा यादव जी, आप बताएं कि क्यों आपके प्रत्याशी को जनता जीता है। हमारी पार्टी में भैया प्रत्याशी नहीं देखा जाता है। प्रत्याशी कोई भी हो, हम लोग पार्टी के निर्देशों पे काम करते हैं, संगठन हमारा काम करता है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो 15 साल का विकास है, वो आज जनता के क्षेत्र में, गांव-गांव में, घर-घर में पहुंचा है। आप चाहे प्रधानमंत्री आवास ले लें, चाहे आप लाइट ले लें, चाहे सड़क ले लें, पुल पुलिया ले लें, पानी का साधन ले लें, किसी भी फील्ड में आप देख लें, महिलाओं को जो सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारे यहाँ गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपए दिए गए हैं, कन्यादान योजनाएं चलाई गई हैं। ये सारी चीजें अब बंद कर दी है। 15 महीने से जनता तरस गई है इनके लिए, इसलिए यहाँ प्रत्याशी नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान है, उनका चेहरा देख के चुनाव हो रहा है, और प्रत्याशी हमारा साफ सुथरी छवि का है। जो ये ब्लेम लगा रहे हैं कि वो बिका हुआ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी हमारा बहुत अच्छा है और बहुत समझदार है, मिलनसार है, जो लोगों के बीच में जा रहा है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। जी बोलिए खान साहब, क्या जवाब है? क्योंकि आपको भी सर्वविदित है, ये बिकाऊ नहीं, मतलब बिकाऊ कितने 35 करोड़ लेके इन लोगों ने जो जनता के साथ धोखा किया है, वहां पर एक्चुअली में जनता चुनाव लड़ रही है। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जनता खुद प्रद्युम्न को उस हर गांव से वापस कर रही है, गद्दार कहकर उनको बोल रही है और भगा रही है। और निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 101% पूरा भिंड साइड भी
कांग्रेस का पूरा वर्चस्व है, वहां से भी सीटें जीत के आएंगे और इधर से भी सीट जिताकर हम लोग कमलनाथ जी को मजबूत कर वहां पर जो इन लोगों ने गोद में लेकर बड़ा मलेरा के साथ उपेक्षा की है, निश्चित तौर पर हम वहां पर जो अधूरी योजना है उनका पूरा लाभ दिलाकर कांग्रेस की पार्टी से बनाएंगे। रेखा यादव जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप बोल रहे हैं केडर बेस्ड पार्टी बीजेपी जो है दिल लगाकर प्रद्युम्न सिंह लोधी जी के साथ काम कर रही है, लेकिन विचारों से आप लोगों ने इतनी मेहनत करा दी कि आज वो बीमारी होकर अस्पताल में भर्ती हो गए। अब वो तो स्वास्थ्य के बारे में कोई किसी का नहीं कह सकता है। अब उसका स्वास्थ्य नहीं, उनको गाँव में जाने को मिल नहीं रहा, कहीं पर घूम नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है, लेकिन हाँ बीमार हो गया है। वो को मतलब इलाज कराने गए हैं, लेकिन हम लोग आज भी मैदान में डटे हुए हैं। हमारे यहाँ प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, वो कोई प्रत्याशी होता है। प्रद्युम्न जी कहीं किसी गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं है, देखा जी, आप सच्चाई भी बता पड़ती है। सभी गांव में उसका जो स्वागत हो रहा है। आप अनिल भाई जी, आप मेरे साथ चलें, आप मेरे साथ चलें, मैं प्रद्युम्न जी का स्वागत दिखा रही हूँ किस तरह से हो रहा है पार्टी का। अरे आपको नहीं बोलना है। बिल्कुल नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आप मेरे साथ चले, मैं दिखाती हूँ स्वागत कैसा हो रहा है। रेखा जी आपसे जानना चाहूंगा, जो उमा भारती जी की सभाएं हुई है, कितना असर आपको नजर आया है? सभी सभाएं सफल हो रही है भैया। हाँ, सभी सभाएं, कोई सभा हमारे यहाँ ऐसी नहीं है कि जो फैल हुई हो या हमें लग रहा हो यहाँ हम कमजोर हैं। बताइए खान साहब। कमलनाथ जी की सभा में आने के लिए चारों तरफ से रोका यहाँ के प्रशासन ने। कल आज जी उसके हमारे चरण सिंह यादव को केस लगा दिया, मतलब एक दिन में ही उसकी पूरी चेकिंग हुई। कल 10,000 का इनाम घोषित कर दिया गया, एक दिन में उसके बाद इतने केस लगा दिए। टोटल वहां पर सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और लोकतंत्र की हत्या और दूसरी तरीके से भी हो रही है यहाँ पर। बताइए रेखा जी, बहुत गंभीर आरोप हैं और लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस बता ही रही है और ये केस अलग लग गया है। ये तो क्या है कि जब समझ में नहीं आता है तो कुछ भी बोलना पड़ता है, इसलिए हमारे यहाँ बोल रहे हैं। चरण सिंह की जो बात आई है, चरण सिंह कल तक बीएसपी से था, बीएसपी से टिकट मांग रहा था। सामने सदस्यता कांग्रेस की आज ही उसने सदस्यता ली है और वो निष्ठावान कार्यकर्ता भी बन गया है कांग्रेस का। कल हम लोग भी उनको बुलाएंगे तो हमारे भी मंच पे आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों का स्वागत नहीं करते हैं। हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हमारे साथ चलेगा। वो अपराधी हो, कोई बहुत बड़ा कोई गुंडा हो, मतलब एक काम करने वाला व्यक्ति है, कारोबारी है और समाज में उसकी पकड़ है उसकी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर 10,000 का इनाम घोषित करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी का रहने वाला है, यहाँ कहाँ समाज में उसकी पकड़ हो जाएगी। आपके टीकमगढ़ से बीएसपी से चुनाव टीकमगढ़ से लड़ा था, क्या स्थिति रही? अभी पन्ना से लड़ा, क्या? समाज किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, पार्टी से ही समाज होती है, समाज से पार्टी होती है। अगर उसका डर नहीं होता तो 10,000 का इनाम घोषित कर दे। एक दिन में कल रात को उसकी जबरदस्ती चेकिंग की गई और उसको वाद विवाद में लेकर उसके ऊपर केस लगा दिया गया और 10,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। उसकी बातें ऐसी है भैया, मर्यादा में रहें वही ज्यादा ठीक है। उसकी बातें ऐसी हैं कि जो आप भी मर्यादा में रहो, हम भी मर्यादा में। बिल्कुल, चलिए मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि के खिलाफ ना आप ज्यादा बोले ना हम बोले। जो कुछ बातें रहती है जो मर्यादा में होती है। रेखा यादव जी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि इस चुनाव के दौरान कई बार मर्यादा भी तोड़ी गई है। मर्यादा नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए आप व्यक्ति विशेष पे मत जाएं। अगर उनकी कहानी हम बोलने को आएंगे ना तो फिर जवाब नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। चलिए खान साहब और रेखा यादव जी, आप दोनों हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अब अवधेश भार्गव जी से जान लेते हैं। अवधेश जी, बड़ा ही जैसा आप बता भी रहे थे कि बड़ा रोचक मुकाबला होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपनी आप अंतिम टिप्पणी में? देखिए, छतरपुर जिला पूरा रेत माफिया है जी, वहाँ रेत माफिया सबसे बड़ी समस्या है। और जहां तक लोधी जी का सवाल है जी, राहुल लोधी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पन्ना से, ये तीनों आपस में रिश्तेदार हैं, चचेरे भाई है जी, और आर्थिक रूप से पूरी तरह से मजबूत है जी। तो ये बीजेपी के थे, बीजेपी से टिकट मांगी थी, नहीं मिला, इसलिए कांग्रेस के टिकट पे लड़े, आज दोनों फिर भाजपा में हैं जी। तो और जहां तक जातिगत वोटों का ध्रुवीकरण है, क्योंकि उमा भारती जी का क्षेत्र रहा है और 2005 में उन्होंने 2003 में सत्ता में वापसी की थी,
तो उमा भारती जी के आशीर्वाद से ही रेखा यादव जी वहां भाजपा से जीती थी। यानी उमा भारती जी का जादू और प्रभाव आज भी उस क्षेत्र में है। और चूंकि उमा भारती जी ने पूरे क्षेत्र में सभाएं ले ली हैं और उमा भारती को उस क्षेत्र के लोग बहुत प्यार करते हैं जी। बड़ा मलहरा ऐसा क्षेत्र है, पहले कपूरचंद धुआरा को लोग प्यार करते थे, जी। कम्युनिस्ट की एकमात्र सीट आती थी जी हाँ। और वो बड़ा मलहरा थी। जी। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता। और कांग्रेस ने, चूंकि उमा भारती प्रवचन नेत्री से आई थी, तो उन्होंने राम सिया को भी उसी जिले की हैं, उन्हीं या दोनों आसपास के रहने वाली जी। हैं, उन्होंने भी प्रवचन नेत्री को उतारा है। लेकिन उमा भारती जी को फिर भी राजनीति का कहरा आता था। इनको तो राजनीति की एबीसीडी भी नहीं मालूम, बिल्कुल। इनको तो उस क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान भी नहीं है और न ही इनके पास कोई उपलब्धियां हैं। जी। और जहां तक अखंड प्रताप जी की बात है, जी। तो यादव बोर्ड भी ये समझ चुका है कि अगर सारे बोर्ड भी यादव बोर्ड ध्रुवीकरण करते हैं तो भी अखंड प्रताप जी की जीत निश्चित नहीं है। हाँ, वो समीकरण जरूर बिगाड़ सकते हैं, जी। जीत का वोटों का अंतर कम हो सकता है, जी। लेकिन मुझे वहां भाजपा की स्थिति मजबूत दिख रही है। जी बिल्कुल। अजय जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा बेहद महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ये क्षेत्र रहा है। जबकि 2006 में यहाँ उपचुनाव हुए थे, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा मलहरा विधानसभा को गोद लिया था। वहीं अब एक बार फिर यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है, तो बीजेपी की ओर से सीएम शिवराज कई सभाएं कर पार्टी के लिए माहौल बना चुके हैं। उमा भारती ने भी यहां प्रचार किया है। वहीं बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने युवा साध्वी राम रसिया भारती को मैदान में उतारा है। इसके साथ बहुजन समाज पार्टी से प्रदेश के पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह भी चुनाव मैदान में हैं, जो मुकाबले को त्रिकोणीय और रोचक बना रहे हैं। खैर, कड़ी कवायद के बाद यहां कामयाबी किससे मिलती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ सत्ता का संग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।